Audio Jungle. Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Welcome back to the World of Commerce classes and my name is Yashika Oberoi and I am going to teach you accountancy of class 11th. तो बच्चों जो हम अभी चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है. दिस इज आवर सेकेंड लेक्चर ऑन दिस टॉपिक. हमने पिछली बार थोड़े ना टर्म्स डिस्कस करे थे. मैंने उसमें एक शॉर्टकट बताया था आपको क्लियर का. सो क्लियर में जो जो टर्म्स आ रहे थे हमारे, जैसे कि सी फॉर कैपिटल हो गया, एल फॉर लाइबिलिटी हो गया, ई फॉर एक्सपेंस, ए फॉर असेट एंड आर फॉर रेवेन्यू, ये सारे हमने कवर कर लिए थे. अब हम आगे अपनी क्लास बढ़ाएंगे और आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स. अब सेल परचेज तो आपने अपने लाइफ में यूजुअली सुना ही होगा. आप कहोगे मैम इसका मीनिंग तो हमें पता ही है, लेकिन बच्चों इसका अकाउंटिंग में रियल सेंस क्या होता है वो सारी चीजें हम जानेंगे आज इन डिटेल. बिल रिसीवेबल, बिल पेबल क्या होता है और भी आगे चीजें डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, शुरू करें. चलो जी, आज का हमारा फर्स्ट टर्म है बच्चों परचेजेस. अब परचेजेस क्या होता है? परचेजेस मतलब कुछ खरीदना. ये तो आपने अभी तक पढ़ा ही होगा, लेकिन लिटरल सेंस इसका अकाउंटेंसी में क्या होता है? अब बिजनेसमैन दो प्रकार के होते हैं. एक तो होता है ट्रेडर, एक होता है मैन्युफैक्चरर. जो ट्रेडर होता है ना, वो बच्चों बने बनाए गुड्स लाता है और आगे बेच देता है. जैसे अगर किसी का स्टेशनरी का काम है एंड किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, तो वो क्या करते हैं, वो स्टेशनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पीछे से सप्लायर उन्हें देता है, वो आगे कस्टमर्स को सेल कर देते हैं विदाउट कोई चेंजेस करे हुए उन चीजों में. ठीक है. दूसरा होता है हमारा मैन्युफैक्चरर. अब मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर ना रॉ मटेरियल्स इकट्ठे करता है, फिर उन्हें प्रोसेस करता है, फिर फिनिश्ड गुड्स बनाता है, फिर आगे माल बेचता है या गुड्स बेचता है कस्टमर्स को. आप एक एग्जाम्पल से समझना ये बात मेरी. जैसे ये भीम हमारा, यहाँ पे मैंने भीम का एग्जाम्पल लिया. अगर बच्चों भीम ट्रेडर है ना, तो वो क्या करेगा, वो कपड़े बेचेगा डायरेक्ट अपने शॉप पे. अब कपड़े वो लाएगा कहाँ से भाई? कपड़े वो लाते कहाँ से होगा? कपड़े वो अपने किसी सप्लायर से लाता होगा. ठीक. तो सप्लायर से कपड़े भीम लाया एंड उसने आगे बेच दिए. दिस इज नोन एज परचेजेस. उसने अपने गुड्स की परचेजेस करी एंड देन वो गुड्स जो लाया वो आगे उसने सेल आउट कर दिए. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल समझना जो हमने कल लिया था ना, जिसमें वो क्या था, भीम की फैक्ट्री थी, कपड़ों की फैक्ट्री थी भीम की. अगर उसकी कपड़ों की फैक्ट्री है बच्चों, तो कपड़े बनाने के लिए, अच्छा कपड़ों की फैक्ट्री है तो क्या हुआ, ट्रेडर हुआ, मैन्युफैक्चरर हुआ? मैन्युफैक्चरर हुआ. ठीक है. अब बच्चों कपड़ों की अगर फैक्ट्री है उसकी, तो एक बात बताओ, उसे शर्ट बनाने के लिए अलग से कपड़ा लाना पड़ेगा, कॉटन लाना पड़ेगा, ठीक है, यार्न लाना पड़ेगा, थ्रेड लाना पड़ेगा, टाई लानी मतलब डाई लानी पड़ेगी, कलर्स वगैरह लाने पड़ेंगे. उसके बाद उसे बटन लगाने के लिए बटन लाना पड़ेगा, सुई धागे मशीन लानी पड़ेगी. तो सारे के सारे रॉ मटेरियल वो इकट्ठे करेगा, बहुत सारे रॉ मटेरियल इकट्ठे करेगा, और फिर उस रॉ मटेरियल से क्या करेगा बच्चों, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेगा. और प्रोसेसिंग के बाद क्या बन जाएगा, फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स क्या है भीम के फैक्ट्री का? फाइनल गुड्स है उसकी शर्ट्स. फिर वो शर्ट्स को सेल आउट कर देगा. ठीक है. परचेजेस आपको समझ आया? परचेजेस रेफर्स टू परचेजिंग ऑफ गुड्स. कौन से गुड्स? या तो आप बनी बनाई चीज लाए और फिर आगे उसे बेच दें, या तो फिर आप रॉ मटेरियल लाएं, उन्हें प्रोसेस करें, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करें, फिर उसे आगे बेचें. अच्छा, अब क्या बात आती है? अब दो बातें आती है. हमारी परचेजेस दो तरीके की होती है. जैसे यहाँ पे लिखा है, एक तो हमारी होती है कैश परचेजेस, दूसरी होती है हमारी क्रेडिट परचेजेस. मतलब भीम का ही एग्जाम्पल मान के चलना. भीम ने अपनी फैक्ट्री सेटअप करी. उसने कहा यार बहुत खर्चा हो गया है, अब जो आगे गुड्स बनाने हैं ना, इसके लिए पैसे नहीं बचे मेरे पास. तो वो कहेगा कि यार मैं उधार में खरीद लाता हूँ अभी कहीं से रॉ मटेरियल जहां से आना है, बाद में पेमेंट करता रहूंगा. तो जितनी भी उधारी वाली परचेज होती है उन्हें कहते हैं क्रेडिट परचेज. देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, उधार में खरीदना. उसने उधार में खरीदा अगर, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्रेडिट परचेज कहेंगे. अब कैश परचेजेस क्या होती है? कैश परचेजेस भीम कहता है नहीं भैया मेरे पे तो बहुत पैसा है, मेरे को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है. तो वो जाएगा बच्चों सप्लायर्स के पास एंड सप्लायर्स को पैसे देके अपने गुड्स ले आएगा, खरीद के ले आएगा. अब वो अलग बात है, जैसा भी उसका कंसर्न है, वो रॉ मटेरियल लाता है या फिर फिनिश गुड्स लाके आगे बेचने के लिए लाता है, वो उसका कंसर्न है. परचेजेस मैंने समझाया आपको, गुड्स खरीद के लाते हैं. और मैंने समझाया परचेजेस दो प्रकार की होती है, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस. कैश परचेजेस का मतलब कैश में सामान खरीदना, क्रेडिट का मतलब उधार में खरीदना. अब परचेज रिटर्न क्या होता है?
परचेज करके भीम लाया, किसी वजह से वो गुड्स कुछ डिफेक्टिव निकले या कोई भी रीजन हो सकता है कि उसे वो गुड्स रिटर्न करने हैं, तो वो परचेज को रिटर्न करेगा, उसे कहेंगे परचेज रिटर्न। अच्छा, अब अपना दिमाग लगाना, परचेज रिटर्न में परचेज मतलब गुड्स आए हमारे पास एंड उनको रिटर्न करा मतलब गुड्स चले गए। तो बच्चों ये रिटर्न कौन सा है? आउटवर्ड रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहेंगे। क्यों? खरीदे हुए गुड्स को वापस कर दिया, बिजनेस में से गुड्स चले गए, तो रिटर्न आउटवर्ड होगा। मैंने लिखा भी यही है, परचेज गुड्स को हमने रिटर्न कर दिया, किसे? सप्लायर को वापस रिटर्न कर दिया। अब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसमें मैं अभी नहीं जाने वाली हूँ। ठीक, आई होप सो आपको परचेजेस क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड टर्म पे आते हैं हम अपने सेल्स पे। हाँ जी, चलिए, सेल्स क्या होता है भैया? सेल्स का मतलब है, जैसे भीम के पास चुटकी खरीदने आई शर्ट, तो चुटकी ने कहा कि मैं अपने भाई के लिए शर्ट खरीदने आई हूँ। अब वो भीम को थोड़ी बताएगी किसके लिए खरीदने आई है, तो चुटकी ने कहा कि मैं अपने भाई के लिए शर्ट खरीदने आई हूँ एंड ये लो भैया पैसे, जितने की भी शर्ट है, और मुझे जरा शर्ट पकड़ा दो एक बढ़िया सी व्हाइट कलर की। अब भीम ने उसे दे दी, वो पकड़ा दी। मतलब भीम ने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गुड्स की। गुड्स क्या था बच्चा? शर्ट गुड्स थी। ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, पहले भीम के पास ओनरशिप थी, अब उसने किस पे ट्रांसफर कर दी? चुटकी को। अच्छा, ट्रांसफर कस्टमर कौन हो गया यहाँ पे? कस्टमर हो गई चुटकी। ओनरशिप ऑफ गुड्स, गुड्स क्या था यहाँ पे? गुड्स थी एक शर्ट, और वो चुटकी को ट्रांसफर कैसे करी? फ्री में दे दी उसने या पैसे में दी? भीम ने पहले तो सोचा यार लड़की को इम्प्रेस करना है तो फ्री में दे देता हूँ, लेकिन नहीं, फिर उसने सोचा धंधा तो धंधा है, तो उसने चुटकी से पैसे मांग ही दिए। 500 रुपए की शर्ट दी उसने चुटकी। ठीक, क्या एलिमेंट हुए सेल्स में? 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। एक तो ओनरशिप ट्रांसफर हुई। किसकी ट्रांसफर हुई? शर्ट की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। ठीक है, गुड्स की, कुछ भी गुड्स हो सकते हैं बच्चों, इस वाले एग्जांपल में शर्ट है। अच्छा, किसे ट्रांसफर हुई? कस्टमर को ट्रांसफर हुई, या उस इंसान को जिसने पैसों की पेमेंट करी। तो 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर ओनरशिप ऑफ गुड्स, सेकंड इज कस्टमर एंड द थर्ड इज फॉर प्राइस। प्राइस को आप ना बच्चों बहुत बार कंसिडरेशन भी बोलते हो। अब ये एग्जाम्पल आगे मैंने भीम लिख तो दिया है, अब मैं फिर तुम्हें वही एग्जाम्पल दूं कि भीम के पास चुटकी आई, उसने मांगी शर्ट, तो भीम ने उसे शर्ट पकड़ा दी। शर्ट के बदले कितने पैसे मिले भीम को? शर्ट के बदले भीम को मिले 500 का एक करारा सा नोट। ठीक, अच्छा, सेल वर्ड इज यूज्ड फॉर दोज गुड्स विच आर फॉर रीसेल पर्पस। मतलब कि आप वो गुड्स के लिए सेल शब्द का इस्तेमाल करेंगे जो आपको आगे सेल करने हैं एंड उससे रेवेन्यू जनरेट करना है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज। अच्छा बच्चों, सेल क्या सिर्फ और सिर्फ गुड्स की हो सकती है क्या, जो हम दुकान पे बेचते हैं? क्या सर्विसेज को सेल में नहीं इंक्लूड किया जाएगा? अगर मैं अपना ये ऑटो ले रही हूँ, ठीक है, अगर कोई मुझे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई मुझे कॉल सेंटर में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोग कंपनीज को, तो वो सारी चीज़ों को सेल में लिया जाता है। सेल का मतलब आप जो भी रेवेन्यू जनरेट करते हो थ्रू सेल ऑफ गुड्स एज वेल एज थ्रू रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। आप सर्विसेज भी दे रहे हो तो भी वो आपकी सेल्स मानी जाएंगी। अब चुटकी ने अगर ब्यूटी पार्लर खोल लिया तो भैया अगर भीम शर्ट बेच रहा है उसे सेल मान रहे हो, तो चुटकी अगर किसी की थ्रेडिंग आईब्रो बना रही है तो उसे भी तुम सेल मानोगे। अब जैसे परचेजेस 2 प्रकार की, वैसे ही सेल भी 2 प्रकार की। कौन से 2 प्रकार? कैश सेल्स, क्रेडिट सेल। क्रेडिट का मतलब मैंने बच्चों आपको बताया, क्रेडिट का मतलब होता है उधार में बेचना। अब वही अभी जो मैंने कहा था कि भीम के दिल से तो आवाज आई थी कि भैया चुटकी को फ्री में दे देते हैं लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, फ्री में नहीं सॉरी उधार में दे देते हूँ अभी मैं। तो अगर यहाँ पे इस एग्जाम्पल में भीम बोलता ना चुटकी से कि चुटकी चलो आज तुम ले जाओ शर्ट, तुम कभी बाद में पैसे दे देना, तो वो क्रेडिट सेल कहलाता, उधारी पे बेच दिया उसने। एंड कैश सेल्स जो उसने अभी किया, 500 का नोट ले लिया चुटकी से और अपनी शर्ट मतलब सेल कर दी दुकान से। अब बच्चों जैसे परचेज का परचेज रिटर्न भाई होता है और वैसे ही सेल का सेल रिटर्न होता है। अब बिल्कुल हिंदी में कन्वर्ट करना है इसे। सेल का मतलब गुड्स बेचे, गुड्स बाहर चले गए बिजनेस के। अब वो बेचे हुए गुड्स वापस आ गए, जैसे चुटकी को बेची इसने शर्ट 500 रुपए की। अब भैया चुटकी जिसके लिए लेके गई थी उसे तो वो पसंद ही नहीं आई शर्ट, तो फिर चुटकी ने वो शर्ट वापस भीम को कर दी कि नहीं मेरे फ्रेंड की शॉप है मैं वापस कर देती हूँ उसे, एंड वो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये क्या हुआ? सेल्स रिटर्न हुआ।
ये बात ना यहाँ ध्यान रखने वाली है। अभी इनिशियल लेवल पे मैं तुम्हें मेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी कि बच्चों सेल्स रिटर्न ना उसी केस में होती है जब हमारे गुड्स क्रेडिट पे उधार पे सेल करे होते हैं। कभी भी कोई इंसान पैसे वापस नहीं देता है। अगर चुटकी 500 की शर्ट किराया क्रेडिट पे लेके गई होती ना, तो उसे वापस भीम ले लेता, सेल रिटर्न शर्ट ले लेता। अगर वो कैश सेल हुई है एंड कैश में लेके गई है चुटकी, तो वो वापस नहीं लेगा उसे। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज यहाँ पे नोट करवाई देती हूँ मैं तुम्हें, रिटर्न्स आर आउट ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। आगे आपको ना 11th में ये चीजें काम आने वाली हैं जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ठीक है, आई होप सो आपको सेल्स भी समझ आ गया। सेल्स में हमने पढ़ा सेल की डेफिनेशन पूरी, ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, कस्टमर को सेल होगा एंड कंसिडरेशन के लिए होगा। सेल दो प्रकार की होती है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं बच्चों हम ट्रेड रिसीवेबल पे। व्हाट आर ट्रेड रिसीवेबल? वेट, हाँ जी, ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बिजनेस की बात कर रहे हो तो किसकी बात करोगे? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स की बात करोगे। यहाँ पे लिख दो बच्चों, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है? कुछ चीज रिसीव करनी है आपने, ये तो बचपन से पढ़ा है। ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, और कुछ चीज रिसीव करनी है। अब इन दो शब्दों से ही आपको हिंट मिल जाएगा। किसी ऐसी चीज के लिए अमाउंट रिसीव करनी है जिससे हमने सेल परचेज कुछ तो किया है, ट्रांजैक्शन। तो क्या लिखा है यहाँ पे? अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। आप ना दो काम करे होंगे आपने, तभी आपको पैसे मिलेंगे। वही भीम वाला एग्जाम्पल ले रही हूं मैं। भीम ने या तो गुड्स बेचे होंगे चुटकी को, या तो कोई सर्विसेज दी होगी चुटकी को, तभी तो चुटकी उसे पैसे देगी, उधार में वो भी। ठीक है, भीम ने या तो उधार में चुटकी को शर्ट बेची होगी, या तो कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी होगी, तभी चुटकी लाइबल है उसे पैसे देने के लिए। ये हुए हमारे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल दो टाइप्स के होते हैं बच्चों। पहला है हमारा डेटर, दूसरा है बिल रिसीवेबल। व्हाट डू यू मीन बाय डेटर? डेटर का मतलब वो पर्सन्स या वो बिजनेस फर्म्स whom goods have been sold plus services have been rendered on credit, और ऐड कर लो उधार पे। वही एग्जाम्पल, भीम ने शर्ट बेची चुटकी को, चुटकी ने पैसे नहीं दिए, मतलब ये हो गई हमारी क्रेडिट सेल्स। अभी पढ़ाया था ना मैंने सेल, क्रेडिट सेल हो गई। तो बच्चों भीम के लिए चुटकी कौन हो गई? चुटकी हो गई उसकी डेटर। चुटकी क्या हो गई? चुटकी हो गई उसकी डेटर। ठीक है, डेटर्स वो व्यक्ति होते हैं या वो बिजनेस फर्म्स होते हैं जिन्होंने गुड्स लिए होते हैं, जिनको हमने गुड्स बेचे होते हैं उधार पर। दैट मीन्स दे आर लायबल टू पे अस द अमाउंट बैक, हमें उनसे पैसे मिलने वाले हैं। अच्छा, जिन्होंने पिछली क्लास ध्यान से पढ़ी होगी वो यहाँ कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि हमारी ये जो चुटकी इस केस में है ना डेटर, ये डेटर असेट है। वाई? बिकॉज आई सेड टू यू कि असेट्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फ्यूचर में पैसों से रिलेटेड बेनिफिट देने वाली कोई भी वस्तु या फिर कोई भी इंसान, तो चुटकी वो इंसान है जो भीम को फ्यूचर में पैसे देगी, क्योंकि आज वो उधारी में 500 की शर्ट खरीद के ले गई है। दूसरी बात आती है बेटा बिल रिसीवेबल। अब ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन यहाँ एक बिल, एक नई चीज आ गई। अब ये बिल क्या है, एग्जाम्पल से समझो। भीम है, भीम ने गुड्स सेल करे, शर्ट ही मानना बच्चों, शर्ट सेल करी चुटकी को। ठीक है, अब चुटकी तो उसकी क्या हो गई? डेटर हो गई। अब एक तो तरीका है कि चुटकी खुद दे दे भैया पैसे उसे, दूसरा तरीका क्या है? भीम एक बिल बनाएगा, उस बिल में लिखेगा कि इतने पैसे मुझे भीम को देने हैं, मतलब वो चुटकी के लिए बिल बना रहे हैं लेकिन उससे साइन करवाएगा, इसलिए वो ऐसा लग रहा है कि 10,000 रुपए, जितने भी रुपए 500 है 10,000 है,
इतने भीम को दूंगी मैं, और चुटकी का सिग्नेचर लेने के लिए अपने नौकर के हाथ चुटकी के पास वो बिल भेज देगा। अब चुटकी इस बिल पे साइन करेगी, एंड ये साइन एक तरीके का प्रॉमिस होता है कि हाँ भीम, अब मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आपको इस डेट पे इतने पैसे लौटा दूंगी, ठीक है। तो वो बिल उसके लिए क्या हो गया, एक बिल रिसीवेबल हो गया। वाई? इस बिल पे लिखा हुआ है कि इतने पैसे भीम रिसीव करेगा, इस डेट पे रिसीव करेगा। अच्छा, बिल रिसीवेबल का एक चैप्टर हुआ करता था 11th में, जो अब डिडक्ट हो गया है आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। लेकिन एक इंफॉर्मेशन बता देती हूँ, बिल रिसीवेबल जर्नली 3 मंथ्स के लिए होते हैं बच्चों, 90 डेज के लिए। अच्छा एक बात बताओ, घंटी बजनी चाहिए, ये भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दिख रहा है इसमें, फ्यूचर में मिलने वाला पैसा। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल, भीम को पैसे मिलेंगे ना इस बिल के थ्रू, ठीक है। तो ये भी उसके लिए क्या हुआ, असेट हुआ। अब बच्चों असेट में भी मैंने क्लासिफिकेशन बताया था आपको, सबसे पहले तो ये असेट हुआ, ये दोनों असेट है, मतलब ट्रेड रिसीवेबल भी असेट है। अब असेट में भी बच्चों मैंने क्लासिफिकेशन बताया था, ये कौन सा असेट हुआ, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। उधार पे ना ज्यादा दिन के लिए नहीं देते हैं पैसे, यूजुअली 12 मंथ्स के अंदर अंदर ही पैसे रिकवर हो जाते हैं। तो ये सब हमारे करंट असेट्स में आएंगे, करंट असेट्स, ठीक है। बिल रिसीवेबल में लिखा क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। बिल ड्रॉ किया डेटर पे, हाँ जी भैया, बिल ड्रॉ करा भीम ने डेटर पे, चुटकी पे। टू रिसीव अमाउंट, हाँ अमाउंट रिसीव करने के लिए किया। ऑन अकाउंट ऑफ, क्यों अमाउंट रिसीव करनी थी, क्योंकि ऑन अकाउंट ऑफ उसने सेल करे गुड्स, शर्ट बेची या कोई सर्विसेज रेंडर करी। आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पे गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड आर योर की टर्म्स, दैट मीन्स आपको ये लिखना ही लिखना है, एंड दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पस, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट टर्म आता है हमारा ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल पढ़ा, वैसे ही ट्रेड पेबल है। रिसीवेबल में हमने रिसीव करी अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ, मेरे आगे रिपीट करो सब, ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड। यहाँ ट्रेड पेबल है बच्चे, पेबल का मतलब हमें अमाउंट पे करनी है। अब कब अमाउंट पे करनी होगी, भीम को ही लेके चलो अपने माइंड में। भीम तो तब अमाउंट पे करेगा अगर उसने किसी सप्लायर से गुड्स खरीदे होंगे या तो उनसे कोई सर्विसेज ली होगी। तो डॉन से मैंने बताया था ना, उसने कुछ गुड्स खरीदे थे, उनके इलाके का जो डॉन था, तो डॉन से अगर उसने कुछ गुड्स खरीदे हैं या कोई सर्विसेज ली हैं तो अब भीम को पैसे देने पड़ेंगे, मतलब उसके लिए ट्रेड पेबल्स हो गए। ट्रेड पेबल्स 2 प्रकार के हैं बच्चों, याद करना। ट्रेड रिसीवेबल कितने प्रकार के थे, 2 टाइप्स के ही थे। कौन से 2 टाइप्स थे वहां पे डेटर्स था एक, और मैम एक हमारा बिल्स रिसीवेबल था। यहाँ पे बेटा बिल रिसीवेबल का बिल पेबल हो जाएगा, डेटर्स का क्रेडिटर्स हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज आगे जाके बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं, क्रेडिटर्स हमारे वो फर्म्स या वो इंसान, वो पर्सन है फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज और सर्विसेज टेकन। मतलब भीम ने या तो गुड्स परचेज करे उनसे या तो सर्विसेज ली। जैसे मेरे एग्जाम्पल में भीम ने डॉन से गुड परचेज करे थे, कुछ रॉ मटेरियल खरीदा था शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक। ये भी बेटा क्रेडिट परचेज की वजह से ही ट्रांजैक्शन, मतलब वो हमारे क्रेडिटर्स बनेंगे। लाइक डॉन से अगर भीम ने उधार पे खरीदा है रॉ मटेरियल वगैरह, तो उधार का तो पे करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए भीम के लिए डॉन ना क्रेडिटर बन गया कि इस इंसान को पे करनी है, पेमेंट करनी है बाद में। अब पेमेंट करनी तो है, ये हमारी कुछ लाइबिलिटी से मैच नहीं हो रहा, थोड़ी घंटी बजनी चाहिए पहले के टर्म्स अगर अच्छे से पढ़े हैं तो। हाँ जी, लाइबिलिटी से तो मैच हो रहा है, बिकॉज लाइबिलिटी इज अ काइंड ऑफ लोन एंड दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लोन, कि भैया आपने उधार पे कोई सामान दिया है। तो ये क्रेडिटर्स हमारे आते हैं लाइबिलिटी में। चलो एक बात तो क्लियर हो गई। अब लाइबिलिटी भी बच्चों आगे मैंने पढ़ाया था, करंट एंड नॉन करंट होती है। क्या डॉन मुझे कई सालों के लिए उधार दे देगा गुड्स के लिए, वो कहेगा क्या बात है भाई, तुमने रॉ मटेरियल से शर्ट बनाई, आगे बेच दी होगी तुमने अच्छे खासे दामों में, मेरे पैसे तुम वापस नहीं दे रहे हो। तो वो भी बच्चों यूजुअली 12 मंथ्स के लिए देगा क्रेडिट। अब 12 मंथ्स के लिए क्रेडिट देगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ये हमारी है करंट लाइबिलिटी। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। बिल्स पेबल क्या होता है, एग्जाम्पल पे आओ। सबसे पहले ये रहा हमारा डॉन, वो लाला टाइप है ना डॉन, तो मोटा सा पेट है इसका। ये क्रेडिटर है भीम का, इतना तो मुझे क्लियर है, क्योंकि भीम को इसने ना ये उधार पे गुड्स बेचे थे, सप्लाइड गुड्स ऑन क्रेडिट टू भीम। अब भीम बेचारा पतला तो है, लेकिन लड्डू खाकर ताकत तो इसमें भी आ जाती है, ठीक है। एक आंख में नहीं, दूसरी आंख बन के। हाँ। अब भीम को इसने गुड सप्लाई करे क्रेडिट पे।
अब क्रेडिटर क्या कहेगा, तो अब क्रेडिटर बोलेगा कि भीम मैंने तुम्हें गुड्स बेच तो दिए, लेकिन ना मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, पता नहीं तुम वापस करो या नहीं करो मेरे पैसे। तो ऐसा है, मैं एक बिल बना रहा हूँ और वो बिल मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेना, उस पर अपने साइन कर देना, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो ट्रस्टवर्दी डॉक्यूमेंट है कि तुम मुझे पैसे वापस दोगे। तो लाइक यहाँ पे ना क्रेडिटर फॉर भीम डॉन है। डॉन भीम को एक बिल बना के भेजेगा, इसने गुड सप्लाई करे, यही बिल बना के भेजेगा भीम के पास। भीम भीम के पास बिल गया एंड भीम विल साइन द बिल पेबल। भीम विल साइन द बिल पेबल को बीपी भी कहते हैं बच्चों। अब इसने साइन कर लिया, दैट मीन्स भीम ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मुझे डॉन को इतनी इतनी अमाउंट ये डेट पे देनी है। तो इसमें डेफिनेशन में भी यही लिखा है, बिल एक्सेप्टेड बाय अस टू गिव मनी, कि भीम मनी देगा ऑन अकाउंट ऑफ, क्यों मनी देगा, क्योंकि उसने डॉन से गुड्स परचेज करे हैं या फिर सर्विसेज ली हैं। अब बीपी को भी आप कैटेगराइज किस में करोगे, बीपी भी यूजुअली मैंने आपको बता दिया था 90 डेज के होते हैं। 90 डेज मतलब 12 विद इन 12 मंथ्स हो गया। तो विद इन 12 मंथ्स की चीजों को किस में हम लाएंगे, करंट नेचर। अब करंट नेचर किसका है, इट इज अ लाइबिलिटी बिकॉज वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे। ठीक है, आपका बीपी का कॉन्सेप्ट पूरा। ऐसा बिल जो हम एक्सेप्ट करते हैं, क्यों एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हमें ये अमाउंट देनी है। किसे अमाउंट देनी है, हमें ये अमाउंट देनी है अपने क्रेडिटर को, क्योंकि हमने उससे गुड्स परचेज करे थे या फिर सर्विसेज ली थी, और ये करंट लाइबिलिटी होती है। एंड द बीपी इज यूजुअली ड्रॉन फॉर 90 डेज। ठीक है बच्चों, ये सुनो मेरी बात। हाँ जी, सो नेक्स्ट टर्म है हमारा बच्चे कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट का मतलब है जो भी मैं पैसे देती हूँ किसी चीज को खरीदने के लिए जो मैं आगे बेचने वाली हूँ, ठीक है, या सर्विसेज देने वाली हूँ। अगर मैं अभी आपको एग्जाम्पल दूं, अगर मैं अभी आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ भीम वाले के केस से, तो भीम वाले केस का एग्जाम्पल तो ये रहेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कॉस्ट का। कॉस्ट क्या होता है, एग्जाम्पल लेना, शर्ट को बनाने के लिए भीम ने बटन के दिए 20 रुपए, कलर लाया 100 का खरीद के, कॉटन लाया 200 का खरीद के, तो 320 टोटल की एक इसकी शर्ट बनी, वो शर्ट की कॉस्ट है। अब वो अलग बात है वो कितने में बेचता है, 400 में बेचता है, 500 में बेचता है, जितना भी वो प्रॉफिट कमाना चाहेगा वो उस अकॉर्डिंग सेल करेगा। फिलहाल उसे जो कीमत असल में पड़ी है एक शर्ट की, वो 320 रुपए मानी जाएगी। मतलब कि अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज या अमाउंट ऑफ मनी जो भीम ने दिए एक किसी गुड को लेने के लिए, क्या क्या गुड लिए उसने, यहाँ पे बटन लिया, कलर लिया, कॉटन ली, तो ये सब गुड्स लेने के लिए उसने जो जो पैसे दिए हैं, जो जो रिसोर्सेज दिए हैं, वो सब उसकी कॉस्ट माने जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे और आता है जो शायद आपको उतने अच्छे से समझ ना आए, बिकॉज अभी ये प्रिंसिपल आया नहीं है आपके सिलेबस में, या कहो अभी तक जो मैंने क्लासेस ली हैं उसमें नहीं आया है। कुछ आपके न्यूमेरिकल चैप्टर्स हो जाएंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ उसका, आगे जाके कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, वरना तो आप और मैं सेम हो जाए, अगर आपको भी वो सारी चीजें आ जाए जो मेरे को आती है, हैं इसी बात के ही तो पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। सुनो चलो, मशीन है बच्चे 1 लाख की, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए उस पर 50,000 एंड फ्रेट चार्जेस दिए 10,000, फ्रेट मतलब भाड़ा हो गया। ठीक, तो अब मशीन की कॉस्ट आप 1 लाख नहीं कहोगे, आप कहोगे कि मेरी मशीन 1.6 लाख की है, मतलब आपने मशीन में इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड फ्रेट चार्जेस दोनों मिला लिए, तो 1.6 लाख की हमारी मशीन हो गई। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब इनकम ऑफ अ रिकरिंग नेचर, जो रोज रोज रेगुलर बेसिस पे होती है, रोज रोज तो नहीं कहूंगी सॉरी, रेगुलर बेसिस पे इनकम होती है, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई यही अपना घिसा पिटा एग्जाम्पल ले लो, यही भीम वाला। भीम शर्ट सेल करता है, अब ये तो है नहीं साल में एक बार शर्ट सेल करता है दुकान बंद कर देता है, भैया जब भी उसकी शर्ट बिकती रहती है, हर हफ्ते हर दिन बिकती रहती है। जब भी मार्केट बंद होती है उसे एक दिन बंद रहती है मार्केट, अदरवाइज उसकी शॉप खुलती है एंड शर्ट्स बिकती रहती हैं। तो भीम शर्ट बेच रहा है, ये क्या हो गया उसका रेवेन्यू हो गया। और क्या रेवेन्यू हो सकता है, और रेवेन्यू भीम की फैक्ट्री में एक काउंटर पड़ा था, उसने एक काउंटर उठा के बेच दिया, तो उससे उसे एक मिले पैसे, ये भी रेवेन्यू हो गया। लेकिन आप कहोगे मैम ये तो रिकरिंग नेचर का नहीं है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि उसके यहाँ काउंटर मतलब ऐसा काम है उसका कि वर्कर्स काउंटर तोड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो खराबी हो जाती है, वो ये हर 15 दिन में बेचता रहता है, तो आप इसे रेवेन्यू में इंक्लूड कर सकते हो। अच्छा, असल बिजनेस में ना रेवेन्यू 2 तरीके के होते हैं, एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चे अगर मेरी स्टेशनरी की शॉप है एंड आई एम सेलिंग ओनली एंड ओनली स्टेशनरी, इट विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस।
मतलब मेरे ऑपरेशंस, मेरी मेन बिजनेस एक्टिविटी को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी कहते हैं। सो मेरी मेन बिजनेस एक्टिविटी होगी गुड्स को बेचना, वो सॉरी अपने गुड्स को बेचना। तो मैं कौन से गुड्स सेल कर रही हूँ? मैं स्टेशनरी सेल कर रही हूँ। इफ आई सेल स्टेशनरी देन इट इज रेवेन्यू फ्रॉम माई ऑपरेशंस। एंड इफ आई एम सेलिंग लाइक, मैंने स्टेशनरी शॉप के साथ वाटर बॉटल सेल करना चालू कर दी, एक फ्रिज रख दिया है, ऐसी वाटर बॉटल कभी कभार, मतलब साल में महीने में एक बार या साल में महीने में एक दिन लगा लेती हूँ मैं ऐसे करके स्टॉल, तो वो मेरा इसमें कंसिडर नहीं करा जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, क्योंकि असल में मेरी दुकान इस चीज़ की है ही नहीं। वो मैं कभी कभार शौकिया तौर पे या वैसे जब बहुत भीड़ भाड़ होती है इलाके में, मुझे लगता है बहुत बॉटल्स बिकेंगी, तब मैं लगा लेती हूँ। अदरवाइज इट इज़ नॉट माई बिजनेस और इट इज़ नॉट माई ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैं वो कंसिडर करूँगी अपने रेवेन्यू में। जब मैं पानी की बॉटल बेच रही हूँ तो वो रेवेन्यू में काउंट करा जाएगा। अगर मैं अपनी स्टेशनरी बेच रही हूँ तो वो भी रेवेन्यू में काउंट करा जाएगा। लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सिर्फ एंड सिर्फ स्टेशनरी आएगी। क्यों? क्योंकि ऑपरेशंस का मतलब होता है मेरा जो भी बिजनेस ऑपरेशंस है, जो भी मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उससे कमाई गई चीज़ें। यहाँ पे लिखा भी है रेवेन्यू अर्न्ड बाय एन एंटरप्राइज, मतलब मैं, मेरी एंटरप्राइज, मेरी दुकान, फ्रॉम इट्स कैसे रेवेन्यू अर्न कर रही हूँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो स्टेशनरी शॉप की ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हुई? स्टेशनरी शॉप की ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई टू सेल स्टेशनरी। ठीक है, आई होप तुम्हें ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। कॉस्ट, रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक बार और रिपीट कर रही हूँ। कॉस्ट का मतलब जो रिसोर्सेज आपने दिए किसी चीज को अक्वायर करने के लिए, कोई भी चीज खरीदने के लिए। रेवेन्यू का मतलब होता है कोई भी इनकम जो रेगुलर बेसिस पे होती रहे, बार बार होती रहे, रिकरिंग नेचर की हो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है वो कमाई जो आपने अर्न करी है अपने ऑपरेशंस के थ्रू, उस बिजनेस के थ्रू जो आप बिजनेस करते हैं। ठीक है, मतलब मैं स्टेशनरी बेचती हूँ तो स्टेशनरी से ही जो कमाई हुई है वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लूंगी मैं। ठीक, आई होप ये 3 तो क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस ना हमारा बड़ा भाई है कॉस्ट का। क्यों जी भैया? कॉस्ट, इसमें लिखा क्या है, पढ़ो जरा। एक्सपेंस में लिखा है कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। मतलब आपने गुड्स को बनाने के लिए एंड उन्हें सेल करने के लिए क्या खर्चा किया। जैसे कि शर्ट बनाने के लिए पीछे बटन लगे 20 के, कलर हुआ था, कितने का कलर हुआ था भैया? कलर हुआ था 100 का, कॉटन आई थी 200 की। कलर हुआ था 100 रुपए का एंड 200 रुपए की कॉटन आई थी। चलो ये तो मैंने मान लिया 320 रुपीज। अच्छा, जहाँ फैक्ट्री का रेंट वगैरह, जहाँ भीम काम करता है वहाँ फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये सारी चीजें भी थी। तो जब मैं रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये सारी चीज़ें भी मिला देती हूँ बच्चे इसमें कॉस्ट में, शर्ट की कॉस्ट में, तो ये मिलके मेरे एक्सपेंस बन जाते हैं। अब आप खुद सोचो ना, मुझे शर्ट बेचने के लिए क्या क्या इनकर करना पड़ा। एक तो पूरी कॉस्ट इनकर करनी पड़ी शर्ट की, प्लस जो मैं फैक्ट्री चला रही हूँ उसका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी या वेजेस, फिर वहाँ अगर वो रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट, ये सारे के सारे मेरे एक्सपेंस हैं। ठीक, तो एक्सपेंस, कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जो भी मैंने खर्चा किया किस पे, प्रोड्यूस करने में गुड्स एंड उन्हें सेल करने में। दूसरा आता है हमारा इनकम। इनकम क्या होती है? इनकम होता है बच्चे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मैंने रेवेन्यू आपको पढ़ाया, रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी हमने अमाउंट रिसीव करी गुड्स को सेल करके, एंड एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो भी कॉस्ट आई जो गुड्स सेल करी मैंने उसकी। फॉर एग्जाम्पल मैं मानूं कि मेरा एक दुकान पे पेन बिका 50 रुपीज का, एंड मैंने एक्सपेंडिचर कितना करा था, मतलब कितने का पेन मैं वो खरीद के लाई थी, एंड बाकी जो मेरा अगर रेंट वगैरह सारी चीजें मिलाकर कितना था, दैट वाज 40। तो मेरी इनकम कितने की हुई बच्चे? मेरी इनकम हुई सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए की इनकम। ठीक, इनकम आई होप सो इजी है, फॉर्मूला लर्न कर लेना, काम आएगा। इनकम इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू का मतलब होता है जो हमें अमाउंट रिसीव हुई गुड को बेचकर। एक्सपेंस का मतलब होता है जो भी हमने कॉस्ट इनकर करी इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो मैंने एग्जाम्पल लिया, यार मैंने पेन बेचा है 50 रुपए का और इसमें 40 रुपए का मेरा पूरा खर्चा हुआ था, पेन को मतलब प्रोड्यूस करा मैंने या मैं खरीद के लाई आगे बेचने के लिए, एंड जो भी मेरे एक्सपेंसेस बाकी लगे उसमें मिलाकर टोटल 40 का खर्चा हुआ। दैट मीन्स मेरी 10 रुपए की इनकम हो गई। आई होप सो यहाँ तक तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चे आगे। नेक्स्ट टर्म है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है?
प्रॉफिट होता है पूरे एक पीरियड का। अच्छा, प्रॉफिट ना एक स्पेसिफिक पीरियड का निकलता है, चाहे वो पीरियड एक साल हो, आधा साल हो, क्वार्टर हो, या फिर कई साल हो। तो टोटल रेवेन्यू का मतलब हुआ प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, मैं साल का एग्जांपल ले रही हूँ, पूरे साल में मैंने अपने बिजनेस से कमाए 1 लाख रुपए, और मैंने जितना भी मेरे टोटल एक्सपेंस हुआ वो था मेरा 70,000 रुपीज। तो मेरे को पूरे साल में प्रॉफिट हुआ बच्चे 30,000। अब ये टोटल रेवेन्यू में क्या क्या आता है, पीछे आते हैं जरा। रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू, ये देखिए, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स मैंने बेचे, अब वो गुड्स जो भी हों, अलग अलग बिजनेस कंसर्न के अलग अलग गुड्स होंगे, उनसे मेरा पूरा पूरा रेवेन्यू आता है। टोटल रेवेन्यू 1 लाख रुपए आया। टोटल एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या है, फिर से पीछे आइए, एक्सपेंस है जो भी मैंने कॉस्ट इनकर करी, जैसे भीम ने शर्ट पे एंड इलेक्ट्रिसिटी रेंट वगैरह सारों पे जितनी भी एक्सपेंस इनकर करे, तो वो एक्सपेंस इसके टोटल हुए 70,000। तो उसने पूरे साल में कितना कमाया, 30,000 रुपए कमाए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गेन। अब प्रॉफिट एंड गेन आप कहोगे इसमें क्या अंतर है मैम, ये तो एक जैसा, मतलब गेन मतलब मुनाफा होना, प्रॉफिट मतलब भी मुनाफा होना, नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। गेन उन एक्टिविटी से मुनाफा होना या उन ट्रांजैक्शन इवेंट से मॉनेटरी बेनिफिट होना, दोज आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। इंसिडेंटल का मतलब है बच्चे जो रोजाना नहीं होते हैं, मतलब एकदम से बाय इंसिडेंट वो हो गए, अचानक से, रोज रोज नहीं होते। दे आर नॉन रियकरिंग इन नेचर। नॉन रियकरिंग का मतलब बार बार इनकर रियकर नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एग्जाम्पल दूं यहाँ पे मैं आपको, तो मेरी फैक्ट्री थी एंड माई फैक्ट्री वॉज ऑफ मेकिंग विग्स। अब वहाँ पे मशीन थी बहुत बड़ी बड़ी, तो 10 साल से मेरी फैक्ट्री सेटअप थी एंड मशीन कुछ खराब हो गई, कुछ कैसी कंडीशन थी, तो मुझे नई मशीन में ले आई एंड पुरानी बेचनी थी। तो जो मैं मशीन लाई हूँ ना, वो मैं मशीन लाई थी 1 लाख की, और उसे मैंने यूज भी कर लिया 5 साल। और वो पता नहीं कहाँ से कोई कम दिमाग का इंसान होगा जिसने वो खरीद ली 1,30,000 की। भाई मैं तो फूले ना समारी, मेरा यहाँ गेन हुआ है 30,000 का। आप कहोगे मैम ये तो प्रॉफिट है। अरे प्रॉफिट कहाँ से हुआ भाई, रोज रोज बेच रही हूँ कि ये मशीन, ये तो मेरी कई 10-15 साल में मैंने मशीन चेंज करी तो मैंने बेच दी, तो ये मेरा गेन हुआ बच्चे। मैंने अगर मशीनरी बेची है तो ये मेरे रोजाना का काम नहीं है मशीन बेचना। तो मशीन बेचना मेरे लिए जो भी उस पर प्रॉफिट हुआ वो मेरे को क्या माना जाएगा, उसे गेन माना जाएगा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि मुनाफा तो हुआ, प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन ये प्रॉफिट कौन से नेचर का है, ये इंसिडेंटल नेचर का है, इसलिए आप इसे क्या मान लोगे, गेन मान लोगे। अगर मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दूं ना, अगर मैं यहाँ एक और एग्जाम्पल दूं तो मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि कोर्ट में आपने कोई केस जीता। अब एक बात बताओ, कौन आप पे रोज रोज केस कर रहा है? भीम की फैक्ट्री में एक वर्कर ने उस पर केस कर दिया था, तो उसने वो केस जीत लिया। अब कई सालों में, 50 साल में एक बार किसी वर्कर ने केस कर दिया और वो उसने जीत लिया, तो ये तो उसका गेन है, ठीक है, ये तो उसका फायदा हो गया। इट इज इंसिडेंटल टू बिजनेस। अब लॉस क्या होता है, सुनो, लॉस के दो मीनिंग होते हैं। यहाँ पे तो भैया मुनाफे के इन्होंने अलग अलग बता दिए, एक मुनाफा प्रॉफिट, एक मुनाफा गेन। लॉस का एक ही में ही दो दो मीनिंग बता दिए। एक तो लॉस होता है भैया टोटल एक्सपेंस ज्यादा होगा, टोटल रेवेन्यू कम रह गया। मतलब कि अगर मैं इसमें ले लूं, भीम बड़ा परेशान है, भीम का प्रॉफिट बिल्कुल लॉस में जा रहा है, चुटकी के साथ साथ औरों को भी उधार देने लगा है, उधार लड़कियां वापस नहीं कर रही हैं, बड़ा परेशान है बेचारा। खर्चा तो इसका हो गया टोटल पीरियड में 2 लाख का, खर्चा तो हो गया इसका टोटल पीरियड में 2 लाख का, ठीक है। एंड इसका जो रेवेन्यू हुआ, जो इसने कमाए पैसे, वो सिर्फ और सिर्फ कमा पाया बेचारा 50,000। क्यों? उधारी में लड़कियों को बेच रहा था, तो कहाँ से सक्सीड हो जाता। 2 लाख में से 50,000 हटे तो बेटा बचे 1.5 लाख रुपीज। मतलब एक्सपेंडिचर करा 2 लाख का बेचारे ने, कमाए 50,000, घाटे में चला गया। कितने घाटे में? 1.5 लाख के घाटे में।
दूसरा टोटल, ये दूसरा लॉस का मीनिंग क्या होता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी अगेंस्ट विच फर्म को कोई बेनिफिट रिसीव नहीं हुआ। फर्म को कोई बेनिफिट रिसीव नहीं हुआ का मतलब है कि फर्म को कुछ ना कुछ नुकसान हो गया या वो कुछ बेनिफिट उठा ही नहीं पाई। अगर भीम की फैक्ट्री है, वो शर्ट बेच के, जितनी भी फैक्ट्री में शर्ट मैन्युफैक्चर हो रही है उन्हें बेचकर वो सेल कर सकता था, रेवेन्यू कमा सकता था फ्रॉम ऑपरेशंस। लेकिन अगर फैक्ट्री में आग लग जाती है तो बच्चों क्या वो उन्हें बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। तो क्या हो गया उसका? लॉस बाय फायर हो गया। अगर चोरी करके ले जाते हैं लोग तो लॉस बाय थेफ्ट हो गया। दैट मीन्स वो इस एक्टिविटी की वजह से बेनिफिट नहीं उठा पाया अपनी किसी असेट का जो वो बेच के कमा सकता था उनसे पैसे। तो आई होप प्रॉफिट गेन एंड लॉस क्लियर हो गया होगा। फिर से रिपीट अगर मैं आपको करूं तो प्रॉफिट में सिंपल है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए निकलता है। दैट पीरियड कैन बी 6 मंथ, क्वार्टर और द होल ईयर। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। फिर आता है बच्चे हमारा गेन। गेन क्या होता है? गेन एक ऐसा मॉनेटरी बेनिफिट होता है जो इंसिडेंटल एक्टिविटीज के थ्रू होता है, जो रोज रोज बिजनेस में नहीं होती है। लॉस के दो मीनिंग है। एक लॉस का मीनिंग है मैम हमारा टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू, कि हमने ये 2 लाख रुपए का एक्सपेंस करा, 50,000 रुपए कमाए तो हम 1.5 लाख के लॉस में चले गए। दूसरा लॉस का मीनिंग है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से हम कोई बेनिफिट रिसीव नहीं कर पाए। अगर फैक्ट्री में आग लग गई या फैक्ट्री में चोरी हो गई तो माल चोरी हो गया, अब वो माल नहीं बेच पाए तो बेनिफिट नहीं मिला उस चीज का। आगे टर्म बढ़ते हैं बच्चे। आगे टर्म आता है वाउचर। अब छोटे मोटे पॉइंट है, बहुत मजे से सुनते जाओ, बस मैं सुना रही हूँ। मेहनत का काम हो गया। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत मेहनत का काम करेंगे एंड होपफुली नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वाउचर क्या होता है? वाउचर वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बेसिस है, किस चीज के बेसिस है? कि इनके बेसिस पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब आप कहोगे मैम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं? मैं तुम्हें ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताऊंगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। एक सेकेंड रुको। अभी के लिए ये समझ लो कि जो भी हम खाते बनाते हैं, जो भी बुक्स मेंटेन करते हैं जिसमें सारी ट्रांजैक्शन लिखी होती है, सेल, परचेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाती हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है वाउचर। ये वाउचर हमारा अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है और ये हर फॉर्म का अलग अलग होता है, वेरीज फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्म। 3 चीजें हैं याद करने की। इससे पहले एक वाउचर देख लेते हैं। एक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होता है, उसमें लिखा होता है भैया किसे सेल करा है, कितने अमाउंट का सेल करा है, उस पार्टी का नाम लिखा हुआ होता है बच्चे। ये सारी जर्नल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं अगर, तो जैसे ही शॉप पे कोई सेल होती है तो एक फर्रा सा बना लिया जाता है, या आप सोचो जैसे कैश मेमो वगैरह होता है तो वैसे ही वाउचर बना लिया जाता है। उसमें लिखा होता है कि इतने अमाउंट की इस इंसान को, इस पार्टी को इस दिन सेल हुई है, ऐसे करके टाइम वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। वो दिया जाता है जो काउंटर पे बैठा होता है अकाउंटेंट उसे। अब अकाउंटेंट चढ़ाएगा उस बेसिस पे, उस वाउचर के बेसिस पे जर्नल एंट्री वगैरह बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जैसे अभी आपको जर्नल एंट्री बनानी तो आती नहीं है, तो मैं अज्यूम नहीं कर रही कि आपको आती होगी, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि मैंने कुछ सेल करा तो मेरे पास कैश आए, कैश को मैं डेबिट करूंगी, एंट्री बनाऊंगी, टू सेल्स अपनी बुक कर दूंगी। कितने की सेल हुई? 1,000 रुपए की सेल हुई मान लेते हैं। अब ये एंट्रीज आपको बनानी बहुत अच्छे से आ जाएंगी जब मैं सिखाऊंगी, ठीक। ये मेरे वाउचर हो गया बच्चे। एंट्री क्या होता है? लो भैया बता दिया एंट्री क्या होता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करा जाए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे एंट्री कहते हैं। मैंने बना भी दी ऊपर एंट्री। एंट्री कैसे बनाई थी मैंने? वाउचर के बेसिस पे एंट्री बनती है। एंट्री का मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, कोई भी घटना हुई बिजनेस में, सेल हुआ, परचेज हुआ, सेल रिटर्न हुआ, परचेज रिटर्न हुआ, कुछ भी हुआ बेटा, कैश डिपॉजिट करा बैंक में, विड्रॉ करा, इन सबकी जर्नल एंट्रीज बनती है। तो वो जर्नल एंट्री आपने बनाई तो उसे एंट्री कहते हैं। अब बैड डेट्स क्या होते हैं? सुनो, बैड डेट्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। बस इस क्लास में भीम और चुटकी का एग्जाम्पल और समझाऊंगी, फिर आगे कोई फ्रेश एग्जाम्पल लूंगी। अभी वो धोखा देने वाली आजकल लड़कियां धोखा देती है ना, तो बड़ा सही सेट हो रहा है एग्जाम्पल, इसलिए बता रही हूँ। बेचारा भीम उधारी का मारा, क्योंकि सारी लड़कियां तो उधार ले जाती हैं, बिल्कुल काटा हो गया है। इसने बेच दिए गुड्स चुटकी को, और इसने बेच दिए गुड्स, चुटकी इंप्रेस हुई नहीं तो एक और को बेच दिए होंगे, रिया को। इसने बेच दिए गुड्स प्रिया को। अब तीनों लड़कियों को गुड्स बेच दिए। चुटकी को बेचे 500 की शर्ट,
रिया को बेची 1000 की 2 शर्ट एंड प्रिया को भी 500 की। टोटल कितने की बचे? 500, 1000, 500, 2000 की। इसमें से ये सारे इसने उधार पे बेचे हैं, ऑन क्रेडिट उधार पे बेची हैं ये सारी। इनमें से बचे, सबने उधार पे ले तो लिया। अब चुटकी तो थोड़ी लॉयल थी, उसे पता था मेरा भीम बचपन का फ्रेंड है, बड़ा हार्डवर्क करके वो यहाँ तक आया है, उसने तो पैसे दे दिए। ये रिया एंड प्रिया बड़ी दर्जे की निकली, इन्होंने पैसे नहीं दिए वापस उसके। 1000 इसने, रिया ने, प्रिया ने 500। ये बैड डेट्स हो गए। ये क्या कहेगा भीम? ये तो मेरे बैड डेट्स हो गए। कोई बैड डेट्स मत बोलना, मैं बता रही हूँ तुम्हें, बैड डेट्स हो गए। ठीक है? कैसे बैड डेट्स हो गए? एक तो बैड मतलब खराब हो जाना, डेट्स का मतलब जो डेट मिलने थे भीम को, वापस पैसे मिलने थे क्योंकि उसने गुड सेल करे क्रेडिट पे, तो ऑब्वियसली उसकी डेटर बन गई रिया एंड प्रिया जब भीम ने उधार पे गुड्स दिए, क्योंकि ये दोनों लाइबल है पैसे वापस देने के लिए भीम को। एंड इन दोनों ने पैसे नहीं दिए तो भीम के जितने भी डेट्स थे ना वो बच्चे बैड हो गए हैं वो डेट्स। तो क्या कहेंगे हम? ये बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स। कितने अमाउंट के बैड डेट्स हुए? ये 1500 के बैड डेट्स हो गए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। दिख ही नहीं रहा होगा। 1500 रुपए के बैड डेट्स। ठीक है? क्या लिखा है? अमाउंट दैट हैज बिकम इरिकवरेबल, मतलब अब नहीं मिलना भैया, अब ये लोग नहीं देने वाले कभी भी, अब तुम रिकवर नहीं कर सकते ये अमाउंट इनसे। एंड ये लॉस भी होता है बिजनेस के लिए। हाँ जी, नुकसान तो है, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया, किसी और को गुड्स बेचते, चुटकी को ही बेच दिए होते, वो सोच रहा होगा इतने पैसों के तो पैसे वापस मिल जाते। दैट मीन्स आपको वाउचर समझ आ गया, आपको एंट्री समझ आ गई, आपको बैड डेट समझ आ गए। ओके, आई होप यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे हम आगे का आज कराऊं कल कराऊं? चलो आज इतना ही रहने देती हूँ, कल क्लास में शुरू करूंगी तो आपके टॉपिक नेक्स्ट क्लास में रहेंगे। मैं डिस्काउंट के बारे में बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको उसकी बहुत सारी जर्नल एंट्रीज वगैरह करनी है, तो ध्यान देना होगा आपको उस क्लास में। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, उसके बाद मैं आपको स्टॉक एंड इन्वेंट्री के बीच का डिफरेंस बताऊंगी, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स इन टोटल आपकी थर्ड क्लास जो होगी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। सो मैं होप कर रही हूँ कि आप कंसंट्रेशन के साथ बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही, हल्का फुल्का इतने में ही एंजॉय करिए। हम नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। उसके बाद मैं आपको कराऊंगी बच्चे प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वो ऐसा चैप्टर है जिससे मैं आपको ये बताऊंगी आप 11th में एक्चुअल में पढ़ने के वाले हो। सो फॉर टुडे दैट्स इट। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।